नमस्कार दोस्तों, भृगु क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के कराए जाने वाले बहुत से एग्जामों में कंप्यूटर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए कंप्यूटर के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का पहला पेज यानी कि इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूटर को सामान्यतः हम संगणक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो में ये एक कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये माउस होता है। इसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को इनपुट देते हैं। जैसे कि इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं, या यूएसबी के द्वारा हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर डालकर उसको प्रोसेस कर सकते हैं, या इंटरनेट के द्वारा कोई जानकारी हम डाउनलोड करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और प्रोसेस करके उसका हम रिजल्ट आउटपुट के तौर पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको मैंने इनपुट किया है और आप उसको देखने की प्रक्रिया यानी कि वो क्रिया आपके लिए आउटपुट की क्रिया है। कंप्यूटर में सामान्यतः 3 इकाइयां होती हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भाग जो है। इनपुट यूनिट यानी कि हमारा ये कीबोर्ड और माउस हो गया। आउटपुट यूनिट में हमारा ये स्पीकर हो गया। और ये वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसको इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस माना जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर आपको जानकारी होगी तो माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही छोटे सर्किट बोर्ड होता है कि जिसके अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे सर्किट बने होते हैं। इसका कार्य होता है कि दिए गए इनपुट को प्रोसेस करना। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एएलयू यानी कि एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट, यह कंप्यूटर के द्वारा की जाने वाली मैथमेटिकल प्रोसेस को वर्क करता है, या किसी भी प्रकार के रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर के द्वारा किया जाने वाला एक तरह का दिमागी कार्य एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारे शरीर के पूरे कार्य को निगरानी करता है, हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम के जरिए ये जानकारी देता है कि हम अपने हाथ को किस प्रकार से मूव करें। अगर हमारी आंख कुछ देखती है तो उसका जानकारी हमारे दिमाग तक भेजने के लिए जो सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक यही कार्य कंप्यूटर के लिए कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। और तीसरा भाग आता है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और एक तीसरी मेमोरी होती है कैचे। कैचे एक बहुत ही तेज प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पे देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में मुख्यतः रैम और रोम होते हैं। रोम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। यह कंप्यूटर का ऑन ऑफ होते समय जो बायोस क्रिया होती है, उसका स्टोर रोम के अंदर ही होता है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के संचालन के दौरान उसमें होने वाली छोटी मोटी क्रियाओं की जानकारी को स्टोर करती है, और जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो वो जानकारी नष्ट हो जाती है। परंतु रोम में यह बात नहीं होती है। और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी यूनिट, यानी कि वह यूनिट जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपके फ़ोन के हार्ड डिस्क या फिर एसडी कार्ड किसी भी एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। वो एक सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप होता है, जिसमें हम मैग्नेटिक टेप, पहले के ज़माने में जो गाना बजाने के लिए टेप आते थे वो मैग्नेटिक टेप होते थे। सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं।
आइए, अभी मैंने इसके बारे में तो चर्चा की थी, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के भी दो प्रकार होते हैं, एक एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। और रोम के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। जैसे कि प्रोम का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम का अर्थ होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम और रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी यूनिट। सेकेंडरी यूनिट पढ़ने से पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं कि जिसमें हम जानते हैं कि आपको सामान्यतः जानकारी होगी कि आपके फ़ोन में 1 GB डेटा होता है, 2 GB डेटा आता है, या फिर आपके फ़ोन में कितने GB की स्टोरेज होती है। वो स्टोरेज के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है 1 बिट। 1 बिट 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 KB यानी कि किलो बाइट का निर्माण करती हैं। 1024 KB मिलकर 1 MB का निर्माण करती हैं, 1 मेगाबाइट। और 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट का निर्माण करती हैं। आप लोगों ने के घर अगर वाईफाई लगा हो तो आप लोग को पता होगा, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको बोलता है कि हमारी वाईफाई की स्पीड 100 Mbps होगी। तो आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, वो वहां पर 100 Mbps तो लिखते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे कि M के बाद जो B होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, और जब स्मॉल लेटर में B होता है तो उसका अर्थ होता है बिट, यानी कि वो आपको बेवकूफ बनाकर 1/8 भाग की स्पीड सप्लाई करते हैं। अब फिलहाल हम आते हैं मुख्य रूप काम पे। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी यूनिट में पेन ड्राइव हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, CD हो गया, एस SDD हो गया यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ये सब आते हैं। इनपुट यूनिट यानी कि जब कोई कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर को कोई किसी प्रकार का निर्देश देना चाहता है तो इनपुट यूनिट का काम यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ इनपुट यूनिट के चित्र दिए हुए हैं। गेम कंट्रोलर, अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम कंट्रोलर आता है, जिसमें आपकी गेम की प्रक्रिया को बाहर से नियंत्रित करने के लिए गेम कंट्रोलर का यूज करते हैं। इसमें बटन दबाकर आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं आगे पीछे स्पीड अप स्पीड डाउन कुछ भी कर सकते हैं। बारकोड रीडर, यह बारकोड को रीड करने का काम करता है माउस। यह हमारे हाथों द्वारा कंप्यूटर को एक निर्देश देने का कार्य करता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर आपको एक ये लाल निशान हिलता हुआ दे रहा होगा, यह भी मेरे माउस के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। कीबोर्ड, यहाँ पे जो मैंने टाइप करके रखा है, यानी कि मैंने कंप्यूटर को निर्देश दिया है कि ये जानकारी यहाँ पे लिखनी है, ये जानकारी कंप्यूटर को मैंने कीबोर्ड की मदद से दी है। स्कैनर, ये चित्र मैंने एक कागज से स्कैनर की मदद से स्कैन किया, फिर यहाँ पे इस वीडियो में अपलोड किया है। माइक्रोफोन, ये जो मेरी आवाज़ कंप्यूटर तक पहुँच रही है फिर उसके बाद आपको सुनाई देगी, तो कंप्यूटर तक मेरी आवाज़ पहुँचाने का कार्य माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। वेब कैम, यानी कि आपके फ़ोन में जो कैमरा होता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए लैपटॉप के लिए भी एक कैमरा होता है, उसको हम वेब कैम के नाम से जानते हैं। ट्रैक बॉल, यह एक इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से इस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं जो कि ये लाल निशान के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से माउस का ही कार्य करता है। स्कैनर, ये शीशा जो है इसके ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख कर स्कैन करते हैं तो उसका चित्र कंप्यूटर में दर्ज हो जाता है। जॉयस्टिक, इसका यूज हम गेमिंग में करते हैं, या फिर हवाई जहाज की ट्रेनिंग जब होती है पायलटों को एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने इस जॉयस्टिक की मदद से एक वर्चुअली कंप्यूटर पर हवाई जहाज उड़ाना सिखाया जाता है।
वेब कैमरा, मोबाइल में भी कैमरा होता है, कंप्यूटर में भी कैमरा होता है, ये एक प्रकार का कैमरा ही होता है। माइक्रोफोन, इसके द्वारा कंप्यूटर को हम अपनी आवाज़ दर्ज करा सकते हैं। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक रीडर होता है ये, इसका उपयोग चेकबुक को पढ़ने के काम आता है। OBR यह बारकोड रीडर होता है। OMR, अगर एग्जाम में आपने देखा होगा कि OMR सीट का उपयोग होता है, उसको रीड करने के लिए OMR रीडर का प्रयोग किया जाता है। OCR, यह किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट के रूप में बदल सकता है। आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य को यूजर को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कि अभी मैं इस समय कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य को आप अपने मोबाइल पर देखेंगे, तो देखने के लिए जो आपको स्क्रीन की मदद से ये वीडियो आपको दिखेगी, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है आपकी स्क्रीन, और आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो भी एक आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। वीडियो, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंटर, किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को, किसी तस्वीर को अगर कागज पर छापना हो तो उसके लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। स्पीकर, आपको मेरी जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये आपके फ़ोन के, कंप्यूटर के, किसी भी प्रकार के सिस्टम के स्पीकर के द्वारा ही सुनाई दिया जा रहा है। यह मेरी आवाज़ को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है, एक आवाज़ के रूप में बदल रहा है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रिकली नहीं होते हैं, मैनुअल ऑपरेटेड होते हैं, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यह कि पहले उपयोग होते थे, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, वर्तमान में जो हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जो कि लैपटॉप हो गया, पॉम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पर्सनल कंप्यूटर पीसी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, यह सब आजकल डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि यह वह कंप्यूटर है जो कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्सअप के रूप में होते हैं। इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। यह कुछ इंडस्ट्रियल कामों में उपयोग किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सबसे खास गुण है उसकी स्पीड, यानी कि कंप्यूटर पे कोई कार्य करते हैं तो एक सामान्य आदमी की स्पीड से बहुत तेजी से कर सकता है। और दूसरी खासियत है स्टोरेज, यह किसी भी जानकारी को अपने आप में स्टोर कर सकता है। तीसरी खासियत है उसकी एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर पे अगर हम कोई गणना करते हैं, कंप्यूटर के कैलकुलेटर, मोबाइल के कैलकुलेटर आदि पे हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जानकारी सही ही होती है। कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज होता है, इसमें हम किसी भी जानकारी को बड़े फ्लेक्सिबली तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वर्सैलिटी, यानी कि बहुत प्रतिभा, कंप्यूटर एक बार में बहुत से कार्य कर सकता है, जैसे कि टाइपिंग कर सकता है, ग्राफिक कर सकता है, वीडियो कर सकता है, ईमेल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी अर्थात कि भरोसा, कंप्यूटर एक बहुत विश्वसनीय उपकरण होता है, इसमें हम आराम से किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, लॉक लगा के सुरक्षित भी कर सकते हैं। डिलीजेंसी, डिलीजेंसी अर्थात पारिश्रमिक, यह कभी थकता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, कभी छुट्टी नहीं लेता है या कभी बोर नहीं होता है।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अब तक 5 जनरेशन आए हैं। पहला जनरेशन 1942 से 1955 तक रहा, जिसकी सर्किट बोर्ड हमारा वैक्यूम ट्यूब से बना था। वैक्यूम ट्यूब हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके लिए प्राइमरी कंप्यूटर जो था वह एक कमरे के बराबर था, जो बहुत विशालकाय था। और इसके सॉफ्टवेयर के रूप में हम बाइनरी कोड का उपयोग करते थे, और इसमें मेमोरी पंच कार्ड के रूप में रखी जाती थी। इसमें लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, और पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण इनिक और IBM 701 हैं। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों का दौर था, जिनका निर्माण ट्रांजिस्टर के रूप में हुआ था। ट्रांजिस्टर, आप अगर पुराने रेडियो को तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक सर्किट पाई जाती थी बड़ी बड़ी, वो ट्रांजिस्टर होता था। वो वैक्यूम ट्यूब से छोटा तो होता था, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता था। इसके कारण भी कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे बैच OS का उपयोग करते थे, और इसकी स्टोरेज हम मैग्नेटिक टेप पे करते थे। इन कंप्यूटरों में जनरली कोबोल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए, और इसका एक खास उदाहरण है IBM 1794। यह उस समय का बहुत प्रसिद्ध कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का दौर था, जिनमें IC सर्किटों का उपयोग हुआ था। IC सर्किट वर्तमान में अभी भी उपयोग की जाती हैं IC सर्किटें, लेकिन अब कंप्यूटर में उतना उपयोग नहीं किया जाता है। अब छोटे मोटे डिवाइसेस में IC का उपयोग किया जाता है। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाता था। इसमें भी स्टोरेज के नाम पर मैग्नेटिक डिस्क का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें लैंग्वेज के तौर पर पास्कल लैंग्वेज का उपयोग किया गया, और IBM 360 और IBM 370 थर्ड जनरेशन के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1976 से 1989 तक इन कंप्यूटरों का दौर था। इनमें VLSI टेक्नोलॉजी पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग तो वर्तमान समय में भी चल रहा है। यह GUI और यूनिक्स पर आधारित थे। इनमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाता था। इनकी लैंग्वेज C++ आदि होती थी, और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण के तौर पे एप्पल 10 और IBM 4341 शामिल है। फिफ्थ जनरेशन 1990 से वर्तमान समय तक चलने वाले कंप्यूटरों को फिफ्थ जनरेशन के तौर पे माना जाता है। यह VLSI और SLSI टेक्नोलॉजी पे आधारित माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बने हुए कंप्यूटर हैं, जिनमें हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का उपयोग करते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स आदि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए। मोबाइल भी एक प्रकार का फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है। इसमें हम एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इनमें हम स्टोरेज के तौर पे ऑप्टिक डिस्क, हार्ड डिस्क, SSD, वर्चुअल डिस्क, क्लाउड डिस्क, विभिन्न प्रकार के मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए जावा, .NET, पाइथन, C++ विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर लैंग्वेजेस का उपयोग किया गया है। वर्तमान में चलने वाले सभी प्रकार के सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल आदि इस जनरेशन के प्रमुख उदाहरण हैं। धन्यवाद।